नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एमसीबी जिले के भरतपुर क्षेत्र अंतर्गत जनकपुर पार्क परिक्षेत्र में जंगली हाथी के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। ग्राम पंचायत चियूल में एक नर जंगली हाथी रात के समय गांव में घुस आया और उसने एक मकान और साथ ही एक ओमनी वाहन को नुकसान पहुंचाया। ये घटना बीती रात की बताई जा रही है, जिसके बाद से ग्रामीण भय के माहौल में दिखाई पड़े। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग की ओर से समय रहते मुनादी या कोई पूर्व चेतावनी नहीं दी गई, जिससे ग्रामीण सतर्क नहीं हो सके और नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि जंगली हाथी अब भी गांव के आसपास विचरण कर रहा है, जिससे खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल सुरक्षा इंतजाम करने, मुनादी कराने और हाथी को सुरक्षित वन क्षेत्र की ओर खदेड़ने की मांग की है, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। उधर धमतरी जिला प्रशासन की ओर से रुद्री स्थित खेल मैदान में संतोष नेताम मेमोरियल टूर्नामेंट कप का आयोजन किया जा रहा है। ये खेल आयोजन 6 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है और 18 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों की टीमें आपस में मुकाबला कर रही हैं। टूर्नामेंट में विजेता टीम के लिए आकर्षक नकद पुरस्कार रखे गए हैं। इसी क्रम में शनिवार को जिला प्रशासन की टीम और मीडिया कर्मियों के बीच एक मैत्री मैच आयोजित किया गया। सभी खिलाड़ी पूरे उत्साह के साथ मैदान पर मौजूद रहे और खेल का भरपूर आनंद लिया। इस आयोजन का उद्देश्य व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन से कुछ समय निकालकर आपसी मेलजोल बढ़ाना और स्वस्थ मनोरंजन को बढ़ावा देना है। आयोजन के दौरान खेल भावना और उत्साह देखने को मिला, जिससे ये क्रिकेट प्रतियोगिता सफल और यादगार रही। वहीं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित युवराज पांडे जी पर एक बार फिर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है, जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये 7वीं बार है जब इस तरह की घटना उनके साथ हुई है। ताज़ा घटना में एक ट्रक ने उनकी कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वाहन का पिछला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। यह हादसा गरियाबंद जिले के कुम्हारपारा क्षेत्र के पास हुआ। गनीमत यह रही कि इस हमले में आचार्य युवराज पांडे जी को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा और वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। आचार्य युवराज पांडे जी गरियाबंद जिले के अमली पादर क्षेत्र के निवासी हैं। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इस मामले में न सिर्फ उनके अनुयायियों बल्कि आम लोगों के बीच भी असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। वहीं कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र से एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां जंगली सुअर के हमले में एक चौकीदार बुरी तरह से घायल हो गया। यह घटना SLRM सेंटर यानी कि कचरा संग्रहण केंद्र परिसर की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार अचानक बकरियों का एक झुंड केंद्र में घुस आया, जिसके साथ एक जंगली सुअर भी परिसर में दाखिल हो गया। वहां तैनात चौकीदार लोरी क्लास, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, बकरियों को भगाकर जंगल की ओर ले जाने लगे। इसी दौरान जंगली सुअर ने अचानक उन पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना कटघोरा वन मंडल के दर्री सर्किल अंतर्गत तहसील कार्यालय के पीछे की बताई जा रही है। जंगली सुअर के हमले के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर कटघोरा DFO कुमार निशांत के निर्देश पर वन विभाग की टीम मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची और घायल चौकीदार को विभाग की ओर से तत्काल सहायता राशि प्रदान की गई। फिलहाल घायल का इलाज जारी है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो जंगल से सटे क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतें और किसी भी जंगली जानवर की गतिविधि की सूचना तुरंत विभाग को दें। क्या नाम है तो? नाम सुभाष यादव। और तो नाना के लोरिक राम यादव। लोरिक राम यादव। कितने उम्र है? पर 50 से ऊपर है। और कहाँ रहता? यहाँ दर्री थाना पीछे एरिकेशन श्याम नगर में। कहाँ हो रही से के वजह कहाँ गिरी से? यहाँ कचरा सेंटर में चौकीदारी काम करते। कहाँ? कचरा सेंटर में। हाँ, चौकीदारी काम करते। हाँ, तो जंगल तरफ गेरी से तो वो जंगली सुअर है, वो अपन दांत से मतलब मार दे। पापा वो कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं सेंटर पे, एजुकेशन जो सेंटर है। अच्छा, क्या नाम है उनका? लोरिक यादव। कितनी उम्र होगी उनकी? अच्छा, ये ड्यूटी क्या बजे जाते हैं? ड्यूटी की जैसे नाइट ड्यूटी रहता है। हाँ, नाइट ड्यूटी में 7 बजे इनकी छुट्टी हो जाती है। अच्छा, तो आज क्या हुआ, क्या पता चला आपको? मालूम मेरे को ये पड़ा कि मैं ड्यूटी में था, वहाँ जाके जानकारी मिला कि पापा को सूरा काट दी है, 100 ले जा रहे हैं। तुरंत आया जानकारी। क्या नाम है तो? नाम सुभाष यादव। और तो नाना? वहीं जिला मुख्यालय की होनहार बेटी अदिति अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ शासन की ओर से आयोजित एक प्रतियोगिता में कहानी लेखन के क्षेत्र में प्रदेश स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया था। जनवरी 2025 में रायपुर में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान राज्यपाल द्वारा उन्हें 5,000 रुपये का चेक और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। हालांकि सम्मान के कई महीने बीत जाने के बाद भी अदिति को अब तक चेक की राशि प्राप्त नहीं हो सकी है। अदिति और उनके परिजनों का कहना है कि न तो संबंधित शिक्षक ने स्पष्ट जानकारी दी और न ही जिला प्रशासन की ओर से राशि मिलने की कोई ठोस पहल हुई।
1 वर्ष बीत जाने के बाद भी पुरस्कार राशि न मिलने से अदिति और उसका परिवार निराश है। इस निराशा के चलते अदिति ने दोबारा इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया। परिजनों का कहना है कि अगर समय पर ये प्रोत्साहन राशि मिल जाती तो बच्चों का मनोबल बढ़ता और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती। उन्होंने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि अदिति को शीघ्र ही उसकी घोषित पुरस्कार राशि प्रदान की जाए ताकि प्रगतिशाली बच्चों का उत्साह बना रहे। मेरा नाम अदिति अग्रवाल है। मैं गई थी रायपुर यहाँ से, कब गए थे, मैं जनवरी में गए थे 2025 में। मेरे को मिला था कहानी लेखन में प्रथम पुरस्कार मिला था, जो कि हमको राज्यपाल के द्वारा मिला था, लेकिन अभी तक इसका प्राइस मनी हमारे अकाउंट में नहीं आया है। तो इसके लिए कुछ बोला गया था वहाँ कि कब तक आ जाएगा, क्या है? हाँ, बोले थे 1-2 महीने में आ जाएगा, और टीचर्स के द्वारा पता करने पे पता चला कि कलेक्टर के पास आ गया, लेकिन अभी तक हमारे अकाउंट में नहीं आया पैसा। मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को जो पुरस्कार दिया जाता है, अगर उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है तो बच्चों से उनका हौसला बुलंद होता है, उनको और आगे और अच्छा करने की इच्छा होती है। अगर वो प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिली तो बच्चे और आगे बढ़ने की फिर उनके मन में जो जिज्ञासा रहती है वो खत्म हो जाती है कि क्या मतलब ऐसा करने से। जब हमको जो पुरस्कार मिला सबके सामने, वो हमको अभी तक साल भर हो गया, हमारे पास तो आया नहीं वो चेक की राशि। इसलिए अगर बच्चों को वो राशि तुरंत बच्चों के अकाउंट में जमा कराई जाए तो बच्चों का जो है वो भविष्य उज्जवल होगा, वो और आगे बढ़ने की कोशिश। उधर भरतपुर ब्लॉक के जनकपुर में रेत माफियाओं का एक खतरनाक हमला सामने आया है। शाहवी लॉन्च के संचालक और कांग्रेस नेता अंकुर सिंह के साथ मारपीट, लूटपाट और जान से मारने की धमकी देने का मामला पूरी तरह से सनसनीखेज है। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। जानकारी के अनुसार हमलावर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से आए थे और 3 वाहनों में सवार होकर जनकपुर पहुंचे। आरोपियों ने शाहवी लॉन्च में जबरन घुसकर अंकुर सिंह के साथ बेरहमी से मारपीट की, उसके सामान की लूटपाट की और जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के दौरान लॉन्च परिसर में अफरा तफरी मच गई। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिससे आरोपियों को भागना पड़ा। इस बीच स्थानीय लोगों की मदद से एक वाहन और एक आरोपी को पकड़ लिया गया, जबकि बाकी आरोपी फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही जनकपुर पुलिस मौके पर पहुंची और थाना परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने इस घटना को लेकर गहरी चिंता और आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही रेत माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और उनके पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की मांग की। यह हमला अवैध रेत खनन से जुड़े माफिया नेटवर्क का हिस्सा बताया जा रहा है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश और छापेमारी जारी है। फिलहाल जनकपुर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। कल शाम की घटना है, लगभग 6:45 बजे के आसपास। मैं अपने लॉज पे बैठा हुआ था, तब तक वहाँ पर लगभग 20 से 22 लोग 3-4 गाड़ियों पे लगभग आए और आकर के मुझसे पूछे कि अंकुर सिंह तुम हो? बोला हाँ, और मेरे ऊपर एकदम हमला करने की प्रवृत्ति पे आ गए। और उसमें से कुछ लोग हथियार रखे थे और इन लोगों ने काउंटर पे रखा हुआ मेरा पैसा था उसको छीना, और इसमें कोई मिश्रा करके था जिसको बाद में हम लोगों ने पकड़ा था, वो मेरा हाथ पकड़ लिया, कहीं मैंने फ़ोन को ले लिया, कहीं फ़ोन नहीं करने दे रहा था और ये सब गाली गलौज करने लगे वहाँ पे। इत्तेफाक से तब तक गांव के बहुत से लोग वहाँ पर आ गए और उनमें से एक को गांव वालों ने पकड़ लिया और रात को ही उसको पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। लगभग 8 बजे के आसपास पुलिस भी वहाँ पर आ गई थी। इसमें ये अंकुर प्रताप सिंह पिता श्री अरविंद कुमार सिंह 42 साल के जनकपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने अरुण मिश्रा वगैरह के विरुद्ध एक लिखित शिकायत दी है कि कल अपने लॉज में बैठे थे, उसी दौरान जो है ये अपने साथियों के साथ अरुण मिश्रा आया और इन्हें जो है माँ बहन की बुरी गाली देकर जान से मारने का धमकी देकर हाथापाई किया गया इनके द्वारा और छन्न गृह अत्याचार इनके द्वारा किया गया है, जिस पर से अपराध क्रमांक 236/2025 धारा 333, 296, 351(3), 115(2), 35 BNS का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में घने जंगलों के बीच स्थित मुरेरगढ़ का पहाड़ी अपनी ऊंचाई, इतिहास और रहस्यमय कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। 2000 फीट से अधिक ऊंचाई वाला ये पहाड़ जिले का सबसे ऊंचा माना जाता है और आज भी शोधकर्ताओं, पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जिला मुख्यालय से लगभग 140 किलोमीटर दूर स्थित ये स्थान मनेन्द्रगढ़, केलहारी, जनकपुर मार्ग और भरतपुर जनपद पंचायत के ग्राम उमरवाहा के रास्ते पहुंचा जा सकता है। चारों ओर घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और प्राकृतिक सुंदरता इस क्षेत्र को हिल स्टेशन के रूप में विकसित करने की संभावनाएं प्रदान करती हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार 15वीं और 16वीं शताब्दी में इस पहाड़ पर राजा बालंद का किला हुआ करता था। आज भी चोटी और आसपास के क्षेत्रों में प्राचीन किले, गुफाएं और कुएं देखे जा सकते हैं।
माफ़ कीजिएगा, मुरेरगढ़ पहाड़ की खासियत ये भी है कि यहाँ वर्ष भर स्वच्छ और निर्मल जल के प्राकृतिक स्रोत मौजूद हैं, जिनसे ग्रामीण अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए पानी प्राप्त करते हैं। इतिहास और पुरातात्विक दृष्टि से भी ये स्थल अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। समय समय पर पर्यटन, पुरातत्व और सांस्कृतिक विभाग के अधिकारी यहाँ निरीक्षण के लिए पहुँचते हैं। डॉक्टर विनोद कुमार पांडे, जिला नोडल अधिकारी पर्यटन, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग MCB ने बताया कि मुरेरगढ़ पहाड़ ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ मिले अवशेष इस क्षेत्र के समृद्ध अतीत का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि उचित शोध और संरक्षण से इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। वहीं स्थानीय निवासी शिवचरण बैगा ने बताया कि बुजुर्गों के अनुसार यहाँ राजा बालंद का किला था और आज भी पहाड़ में गुफाएं, कुएं और शुद्ध जल उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सड़क, बिजली और पर्यटन सुविधाएं प्रदान करे तो दूर दूर से लोग मुरेरगढ़ देखने आएंगे और क्षेत्र का विकास होगा। इतिहास, रहस्य और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा संगम मुरेरगढ़ का पहाड़ आज भी अपनी कहानी सुनाने को तैयार है। इस आवश्यकता है इसे संरक्षित करने की और सही ढंग से विकसित करने की। पहाड़ के बारे में गढ़ी है पुराने और का योगियों के गुफाएं हैं, बढ़िया चौकोर कटा हुआ है और ये तालाब है जोड़ा, जिसे कोई मरम्मत नहीं किया जाता है और वो जो जोड़ा तालाब है फूट गया है। और सीढ़ी गढ़ी के में पानी लेके जाते थे, वो गढ़ी में सीढ़ी प्राचीन कटा हुआ है और देखने योग में है। बाउंड्री घेरा जैसे यहाँ तार में घेरा किए हैं, उस तरह से बाउंड्री का घेरा किए हैं। वो घेरा प्राचीन अभी भी दिख रहा है। उधर देखते हैं और जो पुराने सतयुगी वहाँ का हर काम है वो सब दिखाई दे रहे हैं अभी सतयुगी के हिसाब से। सिद्ध बाबा हैं और जो राजा रानी का तोप है उनका भी निशानी बना है पत्थर से, और जो अपने गांव देहात में बोलते हैं काली मूसर, वो भी अभी बना है। और जोगी आसन जो है उनका भी बढ़िया गुफा उफा है। और क्या बोलते हैं जो तालाब है पुराने, वो भी अभी पड़ा है। सीढ़ी उसमें से बढ़िया पानी लाने ले जाने के लिए बना है। वहीं भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने TT नगर स्टेडियम में ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 के खिलाड़ियों से भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों सुनीता सराठे, दुर्गा येवले और सुषमा पटेल से विशेष रूप से मुलाकात की। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया था और 25 लाख रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त कोच को 1-1 लाख रुपए देने का निर्णय भी लिया गया। मंत्री विश्वास सारंग ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी खेलों के क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और हर नेशनल टीम में प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का शामिल होना गर्व का विषय है। बेटियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। सरकार की ओर से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, साधन और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वो और बेहतर प्रदर्शन कर सके। इस कार्यक्रम ने मध्य प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और राज्य का गौरव बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का पार्टिसिपेशन, प्रतिनिधित्व हर नेशनल टीम में लगभग हो ही रहा है। ये हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि विगत दिनों दृष्टिबाधित बच्चियों के T20 क्रिकेट स्पर्धा में हमारे हिंदुस्तान की टीम T20 क्रिकेट में चैंपियन बनी है। हिंदुस्तान की टीम ने नेपाल की टीम को हराया और उसमें बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश की 3 बेटियां इस टीम की सदस्य रहीं। ये हम सब मध्य प्रदेश वासियों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। हमारी नर्मदापुरम पिपरिया की बेटी सुनीता सराठे, बैतूल की बेटी दुर्गा येवले, सुषमा पटेल जो दमोह की है, ये तीनों बेटियों ने हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व किया और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। वहीं भोपाल के निकट रायसेन जिले में एक बड़े पैमाने पर नकली शराब की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। यह अवैध फैक्ट्री चांदोड़ा क्षेत्र में बुंदेला राजघराने के परिसर में संचालित हो रही थी और इसे इस समय जिले की सबसे बड़ी घर में चल रही शराब निर्माण इकाई बताया जा रहा है। फैक्ट्री से सैकड़ों पेटियों में भारी अवैध शराब बरामद की गई है जो सोम कंपनी के नाम से पैक की जा रही थी और कई जिलों में सप्लाई की जाती थी। इस मामले में रायसेन, विदिशा और भोपाल जिलों की आबकारी टीमों ने संयुक्त कार्रवाई की।
टीम ने शराब के बड़े जखीरे को जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत लाखों में आंकी जा रही है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में स्थित इस फैक्ट्री में कार्रवाई के दौरान 4 से 5 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। आबकारी विभाग की टीम फिलहाल मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अवैध शराब का उत्पादन कब से और किस पैमाने पर हो रहा था। कि कार्रवाई इलाके में शराब की अवैध बिक्री और वितरण के खिलाफ प्रशासन की सख्त नीति का संकेत भी है। ये मुखबिर से हमें जो सूचना प्राप्त हुई थी, उस सूचना के आधार पर जो है आदरणीय कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय से जो है मार्गदर्शन प्राप्त करके और संवेदनशील स्थान होने की वजह से जो है बाहर से ही हमने थोड़ा फोर्स बुला लिया था और पुलिस और एक्साइज की जो जॉइंट रेड हुई है उसमें ये अवैध भराई वहाँ पर चल रही थी और ये जिसका भी माल आपको दिखाई दे रहा है ये सब और ये पूरा नकली है, जो इनके द्वारा स्पिरिट से और जो है उसके अंदर कलर और कैरेमल कलर ये सब मिला के और ये बना रहा है। सर कितना माल अभी ये काउंटिंग कर रहे हैं, वो आपको अभी डिटेल दे रहे हैं। ये पूरा ये अभी ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। आरोपी कौन कौन है सर पूरे मामले में? इसमें आरोपी भी जो है 4 लोगों को अरेस्ट किए हैं हम और बाकी जो है अभी इन्वेस्टिगेशन में कुछ और चीजें भी हैं। ये मुखबिर से हमें जो उधर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 16 से 22 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसको लेकर फिल्म महोत्सव के आयोजक राजा बुंदेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कार्यक्रम में कौन कौन अभिनेता और मंत्री शामिल होंगे इसकी जानकारी भी दी। वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक हमने खूब मंत्रियों को भी इन्वाइट कर लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि अब कोई आए ना आए, मैं पट्टा बांध कर नहीं ला सकता। दरअसल फिल्म महोत्सव के आयोजक राजा बुंदेला ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल में मध्य प्रदेश के कई बड़े मंत्रियों को इनविटेशन देते हुए तस्वीर शेयर की है। वहीं उन्होंने इस दौरान इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस का भी जिक्र किया। इसमें हमने अतिथियों के नाम भी लिख दिए हैं, लेकिन देखिए हम इन सब को होके आए हैं। जैसे बराबर मेरे फेसबुक पे अगर आप देखते होंगे तो दिल्ली से लेकर भोपाल तक हमने खूब मंत्रियों को भी इन्वाइट कर लिया, खूब वहां पे भी कराए। अब कोई आए ना आए मैं पट्टा बांध के तो ला नहीं सकता। मैं तो केवल इनवाइट कर सकता हूँ, सुविधाएं दे सकता हूँ, फेस्टिवल के बारे में बता सकता हूँ कि साहब हम 10 साल से कर रहे हैं 11वां। और एक जो सबसे बड़ी अड़चन हुई है वो इंडिगो की हुई है। इंडिगो की वजह से आप पढ़ लीजिए कितने लोगों ने अपने आप को मना कर दिया कि नहीं साहब अभी भी इंडिगो, जबकि अभी भी इंडिगो वो नहीं आई है, दुरुस्त नहीं हुई है। जबकि मेरी दिल्ली में बात हुई है फ्लाइट इंचार्ज से, हमने कहा देखिए हमारा खजुराहो दिल्ली सेक्टर मत डिस्टर्ब करिए, हमारे बहुत से आर्टिस्ट आएंगे। तो उन्होंने कहा हम छोटे सेक्टर को छू नहीं रहे, हमारे वो हैवी जो सेक्टर थे जिन पर ज्यादा लोग था उनको हम चेंज कर रहे हैं। छतरपुर जिले की विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में एक गंभीर फूड पॉइजनिंग की घटना ने प्रशासन और स्थानीय जनता को हड़कंप में डाल दिया था और 8 दिसंबर को खजुराहो स्थित गौतम होटल में ये घटना सामने आई, जिसमें अब तक 4 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया और विशेष जांच दल का गठन किया। इस टीम का नेतृत्व एसडीओपी खजुराहो मनमोहन बघेल को सौंपा गया, जबकि सिद्धार्थ शर्मा मुख्य विवेचक अधिकारी के रूप में जांच की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जांच टीम होटल परिसर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की बारीकी से समीक्षा कर रही है। साथ ही होटल के रजिस्टर, कर्मचारियों की उपस्थिति रिकॉर्ड और इस्तेमाल की गई खाद्य सामग्री की भी गहन जांच की जा रही है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य फूड पॉइजनिंग के वास्तविक कारणों का पता लगाना और ये सुनिश्चित करना है कि किसी की लापरवाही इसमें शामिल थी या नहीं। घटना की गंभीरता को देखते हुए छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने होटल गौतम का फूड लाइसेंस रद्द कर दिया है। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई तय की जाएगी। यह घटना न केवल खजुराहो के पर्यटन प्रतिष्ठान के लिए चेतावनी है, बल्कि खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों की सख्ती को भी उजागर करती है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो में 8 दिसंबर को होटल गौतम एंड रिसोर्ट में खाना खाने से कई कर्मचारी बीमार हो गए थे। खजुराहो अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया था। खजुराहो अस्पताल से छतरपुर जिला अस्पताल रेफर किया जाता है। वहां पता चलता है कि कर्मचारियों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत है। छतरपुर से ग्वालियर कर्मचारियों को रेफर किया जाता है, जिसमें इलाज के दौरान 3 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। एक बड़ी जानकारी आई है इस खबर पर, एक और कर्मचारी की इसमें डेथ हो चुकी है। कुल मिलाकर अब तक आंकड़े
4 हो चुके हैं। छतरपुर एसपी ने एसआईटी की टीम गठित की है और इस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच की जा रही है। इस जांच टीम में खजुराहो एसडीओपी मनमोहन बघेल और सिद्धार्थ शर्मा मौके पर मौजूद हैं और जांच की जा रही है। जो सीसीटीवी कैमरे हैं, होटल के रजिस्टर हैं, चेक किया जा रहा है और ये वो किचन है जहां पर कर्मचारी खाना खाते थे, खाना बनाया जाता था। ये उस जगह को जो है सील कर दिया गया। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तस्वीरें, जो होटल है जहां पर जो टूरिस्ट रुका करते थे, लगभग यहाँ से 200 मीटर होगा, यहाँ पर कर्मचारियों ने खाना खाया था जिस जगह को सील किया गया है। एसडीओपी सर से हम बात करेंगे, जानेंगे। सर, एक दुखद घटना खजुराहो में घटी थी, अब तक कितने लोगों की इस मामले में डेथ हुई और क्या कुछ अब तक जांच किया गया आप लोग? ये 8 तारीख को ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई है, इसमें अभी तक 4 लोगों की डेथ हुई है। प्रथम दृष्टया फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड मामला है, जिसमें खाना खाने के उपरांत जो यहाँ के कर्मचारी थे जिनकी 4 लोग की डेथ हुई है और जिनका कि पीएम करा करके विसरा जो प्रिजर्व कराया गया है और वो एफएसएल में जमा करा दिया गया है जांच के लिए कि किन कारणों से ये घटनाक्रम हुआ है। उसके अलावा जो फूड सैंपल्स हैं वो भी कलेक्ट करके जांच के लिए भेजे जा चुके हैं और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में यहाँ पे एक एसआईटी टीम गठित की गई है, जिसमें हम सभी उन पहलुओं की बारीकी से जांच कर रहे हैं जिनके कारण ये घटनाक्रम खारित हुआ, जिसके संबंध में यहाँ के रिसोर्ट के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो और टेक्निकल जो एनालिसिस है उसके द्वारा हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस घटनाक्रम का खुलासा किया जा सके। बिल्कुल, इस घटना जो है बेहद गंभीर है और कई लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये वो जगह है जहां पर 8 दिसंबर को कर्मचारियों ने खाना खाया था, जिसके बाद कर्मचारी बीमार हो गए थे। उन्हें खजुराहो अस्पताल से छतरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया था। छतरपुर जिला अस्पताल से गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने ग्वालियर रेफर किया था। ग्वालियर में 3 कर्मचारियों की वेंटिलेटर पर ही मौके पर ही मौत हो चुकी है। आज एक दुखद खबर फिर सामने आई है जिसमें एक और कर्मचारी ने दम तोड़ दिया। आखिर उस खाने में क्या था? आखिर इस होटल में 8 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर अब सवालों का बाजार भी गर्म हो गया है। छतरपुर एसपी अगम जैन के द्वारा एसआईटी की टीम गठित की गई, जिसमें गहनता से जांच की जा रही है। खजुराहो एसडीओपी के मार्गदर्शन में सिद्धार्थ शर्मा जो अधिकारी हैं, जांच अधिकारी, वो मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली 24 की टीम भी पहुंची हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल भी यहाँ पर उठ रहा है। 15 अधिकारियों की जो है रूम इस होटल में बुक था, वो भी यहाँ पर थे। लेकिन होटल और किचन में डिस्टेंस आप देखिए लगभग 200 मीटर होगा। बताया जाता है जो कर्मचारी खाना बनाते थे वो इसी जगह रहते थे और होटल यहाँ से 200 मीटर दूर है। अब जो भी है, मामला संगीन है। इस पूरे मामले की जांच जो है छतरपुर पुलिस बारीकी से कर रही है। दिल्ली 24 के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।